नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार आपके सामने राष्ट्रपति टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चर्चा को आगे बढ़ाने के क्रम में दोस्तों मैं आप लोगों को विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियों की बात कर चुका था। आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली क्लास के अंदर न्यायिक शक्तियों को काफ़ी डिटेल में बताया था कि राष्ट्रपति की 72 में जो क्षमादान की शक्ति होती है उसमें पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रिप्राइव और रेस्पाइट जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था और उनके एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे। नलिनी मुरुगन वाला जो राजीव गांधी के हत्यारे थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। दोस्तों यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में जैसे विधायी शक्ति हमने पढ़ी थी, तो वैसे तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही वित्तीय शक्तियों को पढ़ लिया जाता है, लेकिन बहुत सी बुक्स में इसको अलग से दिया हुआ होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं, वित्तीय शक्तियों के रूप में भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो हम बात करें वित्तीय शक्तियाँ, फिर सैन्य शक्तियाँ और कूटनीतिक शक्तियाँ, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनकी बात कर लेंगे और टाइम मौका लगेगा तो आज आपातकालीन शक्तियों की भी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। दोस्तों वित्तीय शक्तियों की बात करें, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। साथियों सबसे पहली बात तो नाम से ही पता लग रहा है कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करवाता है। राष्ट्रपति द्वारा बजट प्रस्तुत करवाना, राष्ट्रपति द्वारा बजट एक्चुअली हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया। ये आम प्रचलन में शब्द है बजट। एक्चुअल शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, सामान्य भाषा में बजट के नाम से संबोधित करते हैं। ये आर्टिकल 112 के अंदर इसका उल्लेख दिया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने की बात कही है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि बजट शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया या नहीं किया गया। तो बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 के अंदर, आर्टिकल 112 के अंतर्गत किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है, इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कह देते हैं। वो हम बजट की कभी चर्चा आएगी तब चर्चा पे बताएंगे कि ये बजट शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, इसका इंडिया में प्रयोग कैसे हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सबसे पहले फ्रांस के अंदर रॉबर्ट वॉलपोल द्वारा 1733 में ये कई सारे फैक्ट हैं, चमड़े के थैले में लाया गया। वो सारी बातें मैं आप लोगों को जब वक्त आएगा, उचित समय आएगा, वहाँ पर उसकी चर्चा करूँगा। दोस्तों यहाँ आर्टिकल 112 के तहत जो प्रतिवर्ष जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमेशा एक बजटीय अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि हम आगामी वर्ष में क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से कर लगाने वाले हैं, कौन कौन से कितना इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सी योजनाएं, किस क्षेत्र में हम काम करने वाले, इसके बारे में बजट में काफ़ी कुछ दिया हुआ होता है। तो एक तरह से आगामी वित्तीय वर्ष का एक बजट के अंतर्गत, वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा होता है पूरा की पूरा, कि क्या तो खर्च करना और कितनी आय सरकार को होनी है, क्या क्या किया जाना है। यानी सरकार की कार्यप्रणाली या सरकार का साल भर का जो एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में उल्लेख बजट के अंतर्गत होता है। यही कारण है कि बजट पर, सरकार के बजट पर जनता का विशेष ध्यान होता है, क्यूरियोसिटी होती है। दोस्तों आर्टिकल 112 जो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के ये ड्यूटी है कि वह अपनी सरकार का, क्योंकि सरकार का जो औपचारिक हेड है, वास्तविक हेड तो प्रधानमंत्री होता है सरकार का, लेकिन औपचारिक हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। अतः राष्ट्रपति के नाम से समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किए जाते हैं, शासन संबंधी कार्य किए जाते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह कि राष्ट्रपति द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाने का उल्लेख 112 में है। आर्टिकल 112 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद में, खासकर लोकसभा में, खासकर किसमें, लोकसभा में अपनी ओर से बजट प्रस्तुत करवाएगा, अपनी सरकार का बजट प्रस्तुत करवाता है। तो दोस्तों बजट को राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर के ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति की ओर से जो वित्त मंत्री होता है वो बजट को प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्री जो है अपनी ओर से नहीं करता, वो राष्ट्रपति की ओर से बजट को प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसी के साथ में एक और यहाँ पर बात यह है, बजट से संबंधित बात है इसमें कि अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 109 और 110 से संबंधित है धन विधेयक। 117 में वित्त विधेयक की बात है दोस्तों, वित्त विधेयक और आर्टिकल 109 और 110 के अंदर धन विधेयक संबंधी प्रावधान है। तो ये दोनों जो विधेयक हैं, ये दोनों विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। कहाँ पेश किए जाते हैं दोस्तों? लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विधेयक और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। इसके अलावा एक और बात आती है दोस्तों, तीसरा, जो अनुदानों की मांग की जाती है, बजटीय प्रक्रिया, बजट को पास होने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत अनुदानों की मांग की बात की जाती है। ये आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक की बात है। उससे पहले विनियोग विधेयक जब पेश होता है तो उस विनियोग विधेयक से पहले अनुदानों की मांग की जाती है। तो बजट के अंदर अनुदानों की मांग, वोट ऑन ग्रांट, अनुदानों की मांग जो की जाती है, जिन पर मांगों पर चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद में जो ग्लोटिन वगैरह जो पास होते हैं, जो प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जब संसदीय प्रक्रिया पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, तो पार्लियामेंट में बजटीय सेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा डिटेल में, तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर होंगी। अभी ये ध्यान रख लें कि अनुदानों की मांग जो सदन के समक्ष लोकसभा में रखी जाती है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही रखी जाती है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही रखी जाती है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही अनुदानों की मांग रखी जाती है। चौथी बात हम करें दोस्तों, हमारे देश में 3 प्रकार की निधियां होती हैं, जिनमें से एक निधि होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि से कोई भी जो पैसा निकाला जाता है, आर्टिकल 267 में 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। आकस्मिक निधि से अगर कोई पैसा निकाला जाना है तो आकस्मिक निधि से जो पैसा निकाला जाएगा वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही निकाला जाता है। आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है। आकस्मिक स्थिति में केंद्र सरकार किसी आकस्मिक परिस्थिति के लिए जो पैसा निकालती है वो बिना संसद की पूर्व अनुमति के सीधे राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही निकाल सकती है, और बाद में हालांकि उसका जवाब संसद के समक्ष देना पड़ता है सरकार को, लेकिन आकस्मिक निधि जो होती है उस आकस्मिक निधि से पैसा जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही निकाला जाता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 3 प्रकार की निधियां भारत सरकार के पास होती है। एक होती है लोकलेखा निधि, दूसरी होती है संचित निधि, तीसरी होती है आकस्मिक निधि, जिनमें से संचित निधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। लोकलेखा निधि वो होती है जो कि रोज़मर्रा के खर्चे के लिए होते हैं, जिस पर सरकार का ही नियंत्रण होता है, सरकार के मंत्रियों के और सरकार के पदाधिकारियों के साइन से ही वो निकल जाते हैं, पैसे निकाले जमा कराए जा सकते हैं। संचित निधि से एक भी रुपया बिना संसद की अनुमति के ना निकाला जा सकता, ना जमा कराया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण निधि संचित निधि होती है। तीसरी निधि होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो है ये आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। ये राष्ट्रपति की स्वीकृति से निकाली जा सकती है, इसमें धनराशि निकाली जा सकती है। हालांकि बाद में संसद को इसका जवाब देना होता है सरकार को। ये
4 बातें यहाँ पर वित्तीय संबंध में हुई। एक और 5वीं बातें हम वित्त के संबंध में कर लेते हैं। आर्टिकल 280 के तहत 280 के तहत राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। सरकार के जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के बारे में अध्ययन करता है। गवर्नमेंट की जो भी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्थिति, केंद्र राज्यों के बीच में करों के बंटवारे के लिए उन सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए जिनके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देवे, या पंचायतों को या नगर परिषदों को, शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को जो बेहतर सशक्त बनाने के उपाय करने वाले करने की सिफारिश देने वाले एक संस्थान जो है आयोग का गठन हर 5 वर्ष पर सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में करों का बंटवारा करने के लिए, केंद्र की आर्थिक स्थिति का आकलन करने और उसे बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने के लिए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। ये सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं किसकी हैं दोस्तों? ये सारी की सारी शक्तियाँ अपने राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो वैसे तो ये वित्तीय शक्तियाँ अधिकांश बातें जो हैं इसमें बजट से संबंधित बातें हैं, और बजट से संबंधित जो बातें हैं ये सारी की सारी सामान्यतया किसमें मान ली जाती हैं? ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत ही शामिल कर ली जाती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आकस्मिक निधि से पैसा निकालना है या 280 के तहत वित्त आयोग के गठन संबंधी उसकी सिफारिशों को संसद के सामने रखवाना, ये सारी बातें जो हैं यहाँ पर, ये सारी बातें भी वित्त आयोग की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रपति की ये सारी वित्तीय शक्तियाँ हैं। दोस्तों हम वापस देखें तो वित्तीय शक्तियों की बात कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ क्या हैं? राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ, आर्टिकल 53 यहाँ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 53 का भी पार्ट 2 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 53 का भी सब क्लॉज 2 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली आर्टिकल 53 क्या कहता है आपको याद होगा। आर्टिकल 53 में मैंने बताया था कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 2 जो है क्या कहता है? इसका जो 2 है पार्ट, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च कमांडर होगा। भारत की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होगा। भारत का सर्वोच्च सेनापति होगा, अर्थात ये तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता, सुप्रीम कमांडर होता, सर्वोच्च सेनापति होता है। ये इन तीनों जो अध्यक्ष हैं, थल सेना का अध्यक्ष, जल सेना का अध्यक्ष या वायु सेना का अध्यक्ष जो होते हैं, इन तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं उन अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं, आजकल तो इन तीनों कमांडरों के ऊपर, इन तीनों सेना अध्यक्षों के ऊपर भी जो है और एक बड़ा पोस्ट, सुप्रीम कमांडर की पोस्ट दे दी गई है, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिस पर बिपिन रावत साहब को पहले बनाया गया था, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। दोस्तों आर्टिकल 53 जो है 2 के अंदर भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, और ये थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों का ही सर्वोच्च कमांडिंग ऑफिसर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। ये थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जो सर्वोच्च पदाधिकारी, जो इनके सेना अध्यक्ष होते हैं, उन अध्यक्ष जो भी इनके पदनाम हैं, उन पदनामों के पर इनकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति की जाती है। इसके साथ में एक और सैन्य शक्ति के मामले में एक और बात यहाँ पर छुपी हुई है कि ये किसी भी देश से युद्ध की घोषणा कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति समझौता कर सकता है, शांति समझौता कर सकता है,
युद्ध की घोषणा, शांति समझौता कर सकता है, युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। ये किसी भी बाह्य आक्रमण की स्थिति में जो है आपातकाल को भी लागू कर सकता है। तो युद्ध की घोषणा, शांति समझौता आदि करने की शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये सारी की सारी शक्तियाँ जो है ये राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियाँ नहीं है। ये सारी की सारी शक्तियाँ जो हैं राष्ट्रपति को ये सरकार या मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही काम करने होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है सरकार की ओर से युद्ध की घोषणा या शांति समझौता कर सकता है, युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। ये सारी बातें जो हैं राष्ट्रपति के संबंध में ही जो सारी शक्तियां हैं ये सरकार की शक्तियां होती हैं, ये मंत्रिपरिषद की शक्तियां होती हैं। मतलब राष्ट्रपति की इन शक्तियों को जो है समझौता या युद्ध की घोषणा बाद में, हालांकि इनको संसद के द्वारा सहमति ली जाती है, संसद की अनुमति ली जाती है, समझौते वगैरह पर स्वीकृति ली जाती है संसद की, तब जा कर के लंबे समय तक परमानेंट स्थायी होती हैं। तो दोस्तों, ये इसकी शक्तियां हैं। इसके अलावा हम लोग और बात करें, हालांकि न्यायिक शक्तियों में भी उनकी बात कर सकते थे हम लोग, लेकिन मैंने वहाँ न्यायिक शक्तियों में नहीं की। सैन्य शक्तियों में मैं बात कर लेता हूँ कि सैन्य अदालत द्वारा कोई फैसला दिया गया है, तो सैन्य अदालत द्वारा कोई फैसला दिया गया है तो सैन्य अदालत के फैसले के विरुद्ध भी जो सुनवाई कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है। ध्यान रखना, इस मामले में राष्ट्रपति की शक्तियाँ राज्यपाल से अधिक हैं। राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं होती हैं। सैन्य अदालत के द्वारा दिया गया कोई फैसला है उसके विरुद्ध सुनवाई राज्यपाल के पास नहीं की जा सकती, राष्ट्रपति के पास में की जा सकती है। राष्ट्रपति सैन्य अदालत या द्वारा किसी पदाधिकारी को कोई कोर्ट मार्शल किया गया है, सज़ा दी गई है, तो उस सज़ा की सुनवाई राष्ट्रपति कर सकता है, अपील राष्ट्रपति के पास की जा सकती है, राष्ट्रपति उसे माफ़ भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात और है कि राष्ट्रपति सैन्य अदालत के मामले में भी, सैन्य अदालत या सैन्य न्यायालय के निर्णय की सुनवाई कर सकता है, सैन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है। सुनवाई कर सकता है। दोस्तों, ये सारी शक्तियाँ किसकी हैं? राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। जो भी विदेश से जो भी सैन्य ऑपरेशन है, सैन्य अभियान वगैरह जो भी चलाए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही चलाए जाते हैं। दोस्तों, सैन्य शक्तियों की बात भी छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा मैं समझता हूँ। अब हम बात करेंगे दोस्तों, नया टॉपिक है हमारा कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ। ये भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के संपूर्ण देश का संपूर्ण भारत राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, और राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उसके पास में विदेशों से संबंध निभाने की शक्तियाँ होती हैं। विदेशों से हमारे संबंध बेहतर कैसे रहें, विदेशों से हम लोग हमारे संबंधों को, रिश्तों को बेहतर बनाते हुए हम उनका उपयोग भारत को विकसित करने में, भारत के विकास में, भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित रखने में, भारत के जो हमारा आर्थिक विकास है उसको आगे बढ़ाने में, हम कहें भारतीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, विश्व की राजनीति में भारत के कद को ऊंचा करने में कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ होती हैं। इन कूटनीतिक और राजनयिक शक्तियों की हम बात करें तो ये राष्ट्राध्यक्ष के रूप में होता है। सबसे पहली बात करें तो विदेशी जो राजदूत होते हैं, विदेशी राजदूत या एम्बेसडर या विदेशी प्रतिनिधि जो भी अपने अपने राष्ट्र को, अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, विदेशी राजदूत या प्रतिनिधि या एम्बेसडर जो भी आप कहते हैं, उन सबको भारत में पद स्थापित करना, उनके लिए ऑफिस कार्यालय व्यवस्था करवाना, ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। और दूसरी एक और बात दोस्तों कि भारत के
राजदूत या एम्बेसडर या भारत के प्रतिनिधि जो दूसरे देशों में अपॉइंट किए जाने हैं, उनको भी भारत का राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है। भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही वो अपॉइंट होते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं किसकी सलाह पे है, सरकार की या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होती है, लेकिन नाम से राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति न केवल विदेशों के राजदूतों को अपने देश में स्थापित करता है, बल्कि अपने देश के जो राजदूत हैं उनको विभिन्न देशों में पदस्थापित करता है, उनके ट्रांसफ़र वगैरह करता है। एक देश में अगर स्थापित कोई प्रतिनिधि है भारत का, तो उसको बदल के दूसरे देश में भेजना, और इस तरह से यूएनओ वगैरह जो होता है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ वगैरह में भारत का प्रतिनिधि जो नियुक्त किया जाता है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी जो भारत के प्रतिनिधि होते हैं या भारत के राजदूत वगैरह जो होते हैं उनको भी नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा विदेशी कोई मेहमान हमारे देश में आता है, विदेशी कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है, तो राष्ट्रपति उसके साथ मुलाकात करता है, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा करता है, और कोई शांति समझौते वगैरह होते हैं आपस में, या किसी तरह की कोई संधि विदेशी राष्ट्रों के साथ या राष्ट्राध्यक्षों के साथ होती है, तो उस राष्ट्राध्यक्ष के साथ संधि समझौते पे साइन करता है। जब भारत का राष्ट्रपति दूसरे देश में घूमने भी जा सकता है, घूमने जाने का मतलब होता है विदेशी दौरे पे जाना। विदेशी दौरे पे जाने का मतलब होता है उसके साथ पूरा की पूरा टीम जाती है, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनकी टीम होती है, राजनीतिक पदाधिकारी होते हैं उनकी भी टीम होती है। और राष्ट्रपति जब जाते हैं तो राष्ट्रपति जिन देशों की दौरा करते हैं, जिन देशों में अपना जो यात्रा करते हैं, वहाँ उनके राष्ट्राध्यक्षों से बात करते हैं, बात करके और कोई व्यापार संबंधी या कोई सैन्य संबंधी या किसी भी प्रकार का कोई समझौता होता है तो राष्ट्रपति के नाम से समझौता किया जाता है। हालांकि इसका इनिशिएटिव जो लिया जाता है वो मंत्रियों के द्वारा लिया जाता है। मंत्रियों के इनिशिएटिव पर, सरकार के इनिशिएटिव पर राष्ट्रपति समझौता करता है। हालांकि राष्ट्रपति जो समझौता करके आता है उसको अंतिम रूप से संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है, तभी वो पूरी तरह से स्थायी रूप से लागू होता है। संसद आकर के उसको स्वीकृति देती है, तब जाकर के वो मान्य होता है। कोई भी शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता या करार जो जिस पे राष्ट्रपति ने साइन किए हैं वो संसद की अनुमति से ही, संसद की सहमति से ही अंतिम रूप से लागू होता है। तो ध्यान रखना कि राजनयिक शक्तियों के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार वगैरह जो भी करता है राष्ट्रपति, वो सरकार की ओर से करता है। इसका इनिशिएटिव सरकार करती है, सरकार ही राष्ट्रपति के दौरे वगैरह, जो यात्रा वगैरह है वो निर्धारित करती है। तो राष्ट्रपति सरकार की ओर से जाता है और वहाँ इनिशिएटिव जो होता है मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों का जो डेलीगेशन आपस में बात करता है वो सरकार की ओर से करता है। राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वहाँ मौजूद होते हैं, और वहाँ कोई समझौता होता है तो उसकी इनिशिएटिव जो है सरकार की होती है, लेकिन अंतिम स्वीकृति किसकी होती है, वो संसद की होती है, पार्लियामेंट की होती है। लेकिन ये सारे के सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पर राजनयिक शक्तियों के संबंध में। इसके अलावा जो विदेशी मेहमान भारत के अंदर आ रहा है तो उसके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में हमारे राष्ट्रपति महोदय भोज वगैरह देते हैं और एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो सारी चीज़ें जो हैं राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत या भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए, भारत की विदेश नीति संबंधी शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। हम ये बात करें कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय समाज में जो कद है उसको बेहतर बनाने के लिए और भारत के हितों की उचित पैरवी करने के लिए राष्ट्रपति के पास में कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। दोस्तों, ये राष्ट्रपति की राजनीतिक या कूटनीतिक शक्तियों की बात हमने की और यहाँ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम एक और बात करते हैं आज आपातकालीन शक्तियों की। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ। दोस्तों, आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में है। भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर के
और 360 के बीच में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 352 से लेके 360 के बीच में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल में तो जब हम लोग स्पेशली अलग से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे तब बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मोटे तौर पे आपको हिंट दे देता हूँ कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को हम 3 पार्टों में बांट सकते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियों को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा होता है संवैधानिक या राज्य स्तरीय आपातकाल या राज्यों का। राज्यों का आपातकाल। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपात, आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। संवैधानिक आपातकाल की बात करें तो संवैधानिक आपातकाल के अंतर्गत आर्टिकल 356, 355 और 365, इन तीनों की चर्चा हम लोग यहाँ पे करते हैं। और तीसरी बात यहाँ पे सबसे जो पहला ही पार्ट था वो है आर्टिकल 352। ये आर्टिकल 352 352 की बात है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय आपातकाल भी ये 3 आधारों पर लगाया जाता है। कितने आधारों पर दोस्तों? 3 आधारों पर लगाया जाता है। 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, और तीसरा होता है, पहले आंतरिक अशांति था लेकिन 44वें संविधान संशोधन से अब इसका नाम पड़ गया सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये युद्ध और बाह्य आक्रमण, ये दोनों आधार पर, अगर इनमें से किसी भी आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाई जाती है उस इमरजेंसी को हम बाह्य आपातकाल भी कहते हैं। बाह्य आपातकाल, क्योंकि ये बाह्य कारणों से है। किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है उस वजह से, या किसी दूसरे देश ने हमारी संप्रभुता पर, हमारी एकता अखंडता को खतरा उत्पन्न किया है, हमारे ऊपर अटैक किया है, आक्रमण किया है, तो इन दोनों ही स्थिति में बाह्य कारक यहाँ मौजूद हैं जिनकी वजह से भारत के अंदर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत लगाई गई है। तो ये बाह्य आपातकाल की श्रेणी में आती है। और वहीं जो ये वाला आपातकाल है सशस्त्र विद्रोह, ये भारत के आंतरिक कारणों से होता है, इसलिए इसे आंतरिक आपातकाल की श्रेणी में रखा जाता है। आंतरिक आपातकाल। दोस्तों, ये आपातकाल 1962, 1971 और ये वाला आपातकाल 1975, यानी अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1962, 71 और 1975। बाह्य आपातकाल 1962 और 71 में लगा और 75 में ये लगा। ये बात आपको सर्वविदित सब लोग जानते हैं कि 352 के तहत जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, वो उद्घोषणा अब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर होगी। ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से ये प्रोविज़न यहाँ पर जोड़ दिया गया ताकि इस प्रोविज़न का कोई दुरुपयोग ना कर सके। इसकी भी कहानी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों किया गया, 42वें संविधान संशोधन में क्या बात थी और 44वें में क्या बात थी। ये बातें हम लोग जब टॉपिक आएगा वहाँ बात करेंगे। इसके साथ में आर्टिकल 358 और 359, 359 की बात भी की जाती है। ये कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित होंगे, कौन सा स्वतः निलंबित होगा, कौन सा स्वतः निलंबित नहीं होकर के सरकार राष्ट्रपति को अपनी उद्घोषणा में बताना पड़ेगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा रहा है। संविधान के भाग 3 में कौन कौन से पार्ट हैं जिनको निलंबित किया जा रहा है, उनकी चर्चा हम लोग, ये सारी चीज़ें जो हैं
काफ़ी डिटेल में जब ये टॉपिक आएगा तब हम लोग करेंगे ये बातें। आपको मोटे तौर पर भी मैं इतनी सी बातें बता रहा हूँ। दूसरी बात हम कहते हैं संवैधानिक आपातकाल। तो संवैधानिक आपातकाल बेसिकली ये राज्यों का आपातकाल है। किसका आपातकाल है दोस्तों? राज्यों का आपातकाल है। 356 के तहत अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो राज्यपाल की सिफारिश पर या राष्ट्रपति स्वयं प्रसंज्ञान लेकर के भी अपने आप भी वहाँ 355 और 365 को आधार बना करके देश की संवैधानिक तंत्र की रक्षा के लिए, देश में संविधान का शासन चले इसकी रक्षा के लिए यहाँ पर राज्य सरकार को बर्खास्त करके और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इसकी चर्चा, इस आर्टिकल का बड़ा दुरुपयोग हुआ 356 का, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब तक कितनी बार लग गया, क्या हुआ, कैसे दुरुपयोग होता है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके बारे में। वित्तीय आपातकाल थैंक गॉड आज तक हमारे देश में नहीं लगा। उम्मीद भी करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी नहीं लगे। अभी वित्तीय आपातकाल की स्थितियां हाल ही में आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर, और अभी वर्तमान में देखें तो पाकिस्तान के अंदर वित्तीय आपातकाल की स्थितियां पैदा हो गई हैं। बहुत महंगाई बढ़ गई है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो अगर कभी अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में आ जाए, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में आ जाए जहाँ वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ा जाए, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, आम जन की अप्रोच से रोज़मर्रा की चीज़ें हाथ से निकल जाएं, भारत की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूब जाए, डेप्ट जाल जो होता है, नेट होता है, उसमें ये फंस जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति 360 के तहत कर सकता है। और इन सब के पीरियड भी अलग अलग हैं। यहाँ वित्तीय आपातकाल को उद्घोषणा के 2 महीने के बाद में, जैसे ही संसद का सत्र शुरू हो उसमें 2 महीने के वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होने के बाद में 2 महीने के अंदर इसको स्वीकृति संसद से लेना जरूरी है। यहाँ इसको भी 2 महीने में स्वीकृति लेना जरूरी है, लेकिन इसकी स्वीकृति के लिए केवल और केवल 1 महीने का टाइम दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, 1 महीने के अंदर इसके लिए संसद से स्वीकृति लेना जरूरी होता है। ये बहुत सारे पहलू हैं, आज तक हमारे देश में नहीं लगा। 90s के दशक में 91 के आसपास जो है हमारे देश में वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तब ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की जो उदारवादी नीतियां थी उस समय शुरुआत हुई थी, तो उस नीतियों से कहीं ना कहीं ये स्थिति नहीं आई और हम लोग इससे बच गए थे। तो आपातकाल के बारे में हम लोग और डिटेल में चर्चा वहाँ पर जहाँ टॉपिक आएगा वहाँ पर मैं करूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हम लोग इतना ही इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ आपातकाल संबंधी बातें भी कंप्लीट होती हैं दोस्तों। आपातकाल संबंधी बातें यहाँ कंप्लीट होने के साथ ही मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम दे रहा हूँ दोस्तों। ये क्लास आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ना, आराम से समझना और रिवाइज करना, पुरानी क्लासेस को साथ में पढ़ते हुए जाना, देखना, उनको भी रिवाइज करना और विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, न्याय शक्तियों से कंपैरिजन करते हुए आगे की शक्तियों का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित लास्ट जो बातें हैं, स्वविवेकीय शक्तियाँ या कोई अन्य बची हुई शक्तियाँ, उनकी बात कर लेंगे। इसके अलावा फैक्ट जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में भी यहाँ पर हम अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में राष्ट्रपति टॉपिक को अंतिम रूप देने के लिए। थैंक यू।